Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for JAPCAP exams and today we are going to talk about the types of ratios which we normally use in the banking sector. So जब हम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रेशियोज और रेशियो एनालिसिस ये फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। तो इस सेशन में मैं आपके साथ अलग अलग बैंकिंग रेशियोज के ऊपर बात करूंगा। तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, पर उसके पहले ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो जहाँ पे डिफरेंट सेशंस की जानकारी प्लस नोट्स और सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होगी। सो आई विल स्टार्ट विद द सेशन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो जिसकी हम बात करते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो। सो एग्जैक्टली ये क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम, last time we discussed about net interest income, that interest earn and the interest expended sorry। फॉर एग्जाम्पल जब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है एंड डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उससे कैलकुलेट करके उसे माइनस करके जो हमारे पास आएगा वो होगा नेट इंटरेस्ट इनकम। So NIM, net interest margin is equal to net interest income divided by average earning assets into 100। तो ये हमारा कैलकुलेशन है और उसी को हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से हमें क्या पता चलता है कि बैंक कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, उनके लेंडिंग ऑपरेशंस कितने एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं और कितना रिकवरी सही तरीके से हो रहा है। जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा रहेगा उतना बैंक के लिए बेटर है। तो प्रॉफिटेबिलिटी समझने के लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है, ये रेशो बहुत जरूरी होता है। हम सेकंड रेशो की तरफ जाएंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स। वी टॉक्ड अबाउट दिस, इसके ऊपर भी हमारी बात हुई थी। रिटर्न ऑन एसेट्स में नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स इनटू 100 की बात करेंगे। सो बैंक का टोटल या नेट प्रॉफिट कितना है। सो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए आप एसेट्स किस तरीके से यूज कर रहे हो, एसेट्स का कितना कितना सही तरीके से आप फायदा उठा रहे हो, उसकी यहाँ पे बात होगी। सो आरबीआई का ये कहना है that scheduled commercial banks need to maintain minimum ROA of 0.25%। 0.25% अगर मेंटेन होता है तो विल बी मच बेटर। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेते वक्त ये फैक्टर पहले बहुत मैटर करता था, पर आजकल लेवरेज रेशो की बात की जाती है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, हमने बात की थी शेयर होल्डर्स को लेके कि शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न्स मिलते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है और शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। तो लास्ट टाइम भी बात हुई थी, प्रमोटर्स कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक लिमिटेड तौर पे रखते हैं एंड मोस्टली पैसा मार्केट से बोरो करेंगे बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि शेयर होल्डर्स के पास थोड़ा सा रिटर्न सही तरीके से आ सके। तो अगेन यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा आरओई रहेगा उतना एफिशिएंसी दिख रही है कि आपने कैपिटल किस तरीके से यूज किया। फिर हम एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशो। कॉस्ट टू इनकम रेशो ये आपकी एफिशिएंसी शो करेगा। अभी तक जो हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे वो प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो अंडरस्टैंड करने के लिए काफी हेल्पफुल थे। जब हम कॉस्ट टू इनकम रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बैंक की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका ऑपरेटिंग इनकम कितना है ना 100। सो कॉस्ट एफिशिएंसी में पता चलती है कि आपका एक्सपेंसेस एंड आपका इनकम, तो जितना आपका ये लोअर रहेगा उतना आपके लिए बेटर है कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा है। क्योंकि अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं दैट मींस पैसा बच नहीं रहा है आपका। तो एफिशिएंसी रेशो जितना कम रहेगा उतना बेटर है अगर हम इस रेशो की बात करें। देन क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो अनदर मेजर फैक्टर बैंकों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सीडी रेशो की जब बात होती है टोटल एडवांसेस कितने टोटल डिपॉजिट कितना है इनटू 100 मींस आपने कितना लोन दिया है और उस लोन के हिसाब से कितना डिपॉजिट आपके पास आया है। अब देखिए क्या है कि अगर आपके पास डिपॉजिट्स कम आ रहे तो आपको लोन देने के लिए बड़ी दिक्कत जाएगी, आपको फंड प्रोवाइड करने के लिए बड़ी दिक्कत जाएगी। इसीलिए 70 to 75% से टू हाई एग्रेसिव लेंडिंग एंड टू लो अंडर यूटिलाइजेशन। सो अगर आपका लो रहता है तो यूटिलाइजेशन बहुत अंडर है और टू हाई है तो आपकी लेंडिंग बहुत एग्रेसिव है। तो कहीं ना कहीं आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा। 70 टू 75% मेंटेन कीजिए, बेटर होगा। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिकॉज जितने ज्यादा डिपॉजिट्स आपके पास आएंगे तो उतना आपके लिए और बेनिफिशियल बन जाएगा। तो ये भी एक मेजर फैक्टर हमारे पास होता है। फिर हम बात करते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम टू टोटल इनकम रेशो। नॉन इंटरेस्ट इनकम जैसे फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस होती है, सो फी बेस्ड इनकम, कुछ अदर इनकम, इनकम इंटरेस्ट छोड़ के और टोटल इनकम कितना है तो उससे हमें पता चलता है। शोज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक एश्योरेंस कर लिया तो बैंक एश्योरेंस में आपके पास कमीशन का पैसा आएगा। आपने सपोज कहीं पे ट्रेडिंग पे डाल दिया तो वहां से प्रॉफिट्स आएंगे, कमीशन फीस की आएगी। तो इसका मतलब है कि यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेस वेल। ओनली डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट आपका नहीं है, और भी सोर्सेस है जहां से आप काफी अच्छा पैसा काफी अच्छा इनकम अर्न कर लेते हो। तो यही फैक्टर यहां पे रहेगा। देन नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात होगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आपका टोटल इनकम कितना है। सो इससे नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा कंसेप्ट हमारे पास होता है।
उसके बाद स्प्रेड की बात करेंगे। स्प्रेड का मतलब है कि किस किस तरीके से आप पैसा अर्न कर रहे हो, कि या किस किस तरीके से जैसे यील्ड ऑन एडवांसेस एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। सो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन समझने के लिए हमने लास्ट टाइम प्रॉफिटेबिलिटी के सेशन में भी इसकी बात की थी कि इंटरेस्ट मार्जिन कितना मिल रहा है आपको, ये समझने के लिए है। तो इससे अगेन प्रॉफिटेबिलिटी भी अंडरस्टैंड होगी कि आपको कितना एग्जैक्टली पे करना है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आपकी कितनी है, मींस जो भी डिपॉजिट आपने लिए उसे हैंडल करने के लिए, उसको रिटर्न करने के लिए क्या कॉस्टिंग है, और जो एडवांसेस आपने दिए उसके ऊपर आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे स्प्रेड पता चलता है कि हाउ मच एक्स्ट्रा इनकम यू आर अर्निंग, ये कितना है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू एवरेज वर्किंग फंड्स, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, एवरेज वर्किंग फंड्स कितना है। तो ये बैंक्स की कोर प्रॉफिटेबिलिटी शो करेगा बिफोर प्रोविजनिंग एंड टैक्सेस। जो प्रोविजनिंग आपको करनी है, क्योंकि प्रोविजनिंग करेंगे तो आपको और सीआरएआर मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्क वेटेड एसेट्स की बात होगी, फिर टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। उसके पहले आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और वर्किंग फंड्स कितना है, तो ये कैलकुलेशंस आपका थोड़ा सा कोर प्रॉफिटेबिलिटी शो करेगा। और उसके बाद फिर प्रोविजनिंग की बात होगी। अब जो भी आपका एनपीए उसके हिसाब से प्रोविजनिंग आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो पीसीआर की बात करें तो 70% का आरबीआई का रिकमेंडेशन है। सीआरएआर, बफर रेशोज, लेवरेज रेशोज, ये सारे फैक्टर्स जो है वो ऑफ कोर्स आरबीआई के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो प्रोविजनिंग रेशो जो है वो आरबीआई के रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू एवरेज वर्किंग फंड्स है ये आपके कोर पे, क्योंकि टैक्सेस पे करने हैं, वो सारी चीजें थोड़ी गवर्नमेंट बैंक के हाथ में नहीं रहेगी। तो बैंक का कोर प्रॉफिटेबिलिटी इसके अलावा पहले चेक कर सकते हैं हम लोग, जिसे समझ में आता है कि प्रोविजनिंग और टैक्सेस की वजह से थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कभी कभी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है जब इश्यूज थोड़े से हेवी होते हैं। जब प्रोविजनिंग की बात होगी तो प्रोविजनिंग बेसिकली ये वर्क करता है बफर के हिसाब से, क्योंकि लोन के ऊपर रिस्क होती है और रिस्क से बचने के लिए ये फैक्टर्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे, उसके कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following is the best to describe the net interest margin of the bank? बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन कौन सही तरीके से शो करेगा, या कौन सा रेशो सही तरीके से बताएगा? तो इसका आंसर है रेशो ऑफ इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू एवरेज अर्निंग एसेट्स। सो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें सही तरीके से शो करेगा। द रिटर्न ऑन एसेट इज यूज टू मेजर, रिटर्न ऑन एसेट किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं? द लिक्विडिटी कवरेज ऑफ बैंक्स, द प्रॉफिटेबिलिटी relative to shareholders capital, the efficiency in deploying banks assets to generate net profit, the ability to meet short term obligations, the interest spreads between the fixed and variable loans. So इसका आंसर C है, efficiency in deploying bank assets to generate the net profit के। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। A high cost to income ratio for banks indicates, अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो हाई है तो उससे क्या पता चलेगा? जस्ट फ्यू मिनट्स बैक वी डिस्कस अबाउट दैट। सो आंसर इज इनएफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कम होना चाहिए, हमने बात भी की थी कि इट शुड बी लेस, ये थोड़ा कम रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। Yeah, which of the following ratio is measured of a bank's ability to cover bad loans with provisions? It's very easy. So of course answer is D, provision coverage ratio. D is the answer of this particular question. Okay. चलो लास्ट सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ पे रेशियोज एंड पर्पसेस का मैच द पेयर्स वाला क्वेश्चन आपके सामने है। सो विच पेयर्स आर प्रॉपरली मैच? नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, स्प्रेड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड नेट एनपीए रेशियो। तो ये आपके पास है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे प्रॉपरली यहाँ पे मैच है, यहाँ पे कोई भी गलती हमने जानबूझ के नहीं रखी, तो एग्जाम के लिए भी ये फैक्टर्स ध्यान रखेगा। ठीक है। सो दीज आर द केसेस, दीज आर द सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कुछ हमारे और टॉपिक्स को लेके। बट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।